इमरान जैसे ही दानिश मंजिल के ऑपरेशन रूम में दाखिल हुआ, ब्लैक जीरो एहतरामन उठ खड़ा हुआ। आपने बड़े दिनों बाद चक्कर लगाया है, जबकि इस दौरान आप क्रीमिया का भी चक्कर लगा कर आए हैं, सलाम दुआ के बाद। ब्लैक जीरो ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी सब बातों का जवाब इस वक्त दूंगा जब तुम मुझे सच सच बताओगे। इमरान ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा, सच सच बताऊंगा क्या मतलब? मैं समझा नहीं, मुझे झूठ बोलने की क्या ज़रूरत है, और वो भी आपके सामने। आप किस बारे में पूछना चाहते हैं? ब्लैक ज़ीरो ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा। तुम्हारी ज़ात के बारे में। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरी ज़ात के बारे में क्या मतलब? ब्लैक ज़ीरो की हालत हैरत की शिद्दत की वजह से अजीब सी हो रही थी। वो अब ऐसी नज़रों से इमरान को देखने लगा था जैसे उसे यकीन ना आ रहा हो कि सामने बैठा हुआ इमरान असल है या उसके मेकअप में कोई और है। ये कि तुम इंसान हो कि या जिन? इमरान ने कहा तो ब्लैक जीरो बेख्तियार कुर्सी से उछल पड़ा। इंसान या जिन? क्या मतलब? क्या आपका ज़हनी तवाज़ुन? तो ब्लैक जीरो ने आंखें फाड़ते हुए कहा, लेकिन उसने अपना फिक्रा मुकम्मल नहीं किया था। बेपनाह हैरत के बावजूद बहरहाल उसके जहन में एहतराम मौजूद था। मेरा ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त है, लेकिन जो कुछ मैं तुम्हें बताऊंगा उसे सुनने के बाद तुम्हारा ज़हनी तवाज़ुन शायद दुरुस्त ना रहे। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, ये कोई नया मजाक है? अगर ये मजाक है इमरान साहब, तो फिर भी इंतहाई संगीन मजाक है। ब्लैक जीरो ने बेख्तियार एक तवील सांस लेते हुए कहा, तुम्हारे पास किसी के ज़हनी तवाज़ुन को नापने का कोई आला है? इमरान ने कहा, आला नहीं, आला कैसे हो सकता है? ब्लैक जीरो एक बार फिर हैरत में पड़ गया। फिर तुम्हें किस तरह मालूम होगा कि किसी का ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त है या नहीं? इमरान ने कहा, मैं आपके लिए चाय बनाकर लाता हूँ। ब्लैक जीरो ने उठते हुए कहा, नहीं, अम्मा भी का हुक्म है कि चाय कम पिया करूँ, इसीलिए अब मैंने चाय कम कर दी है। अलबत्ता कॉफ़ी के बारे में मना नहीं किया, इसलिए तुम कॉफी बनाकर ला सकते हो। इमरान ने कहा तो ब्लैक जीरो मुस्कुराता हुआ उठा और किचन की तरफ बढ़ गया, लेकिन उसका अंदाज ऐसा था जैसे वो मौजू बदलना चाहता हो, शायद उसके ख्याल के मुताबिक इमरान उसे सताने पर उतर आया था। इमरान ने फोन का रिसीवर उठाया और नंबर डायल करने शुरू कर दिए। इंक्वायरी प्लीज। राब्ता कायम होते ही एक नस्वानी आवाज सुनाई दी, सेंट्रल लाइब्रेरी का नंबर दे दें। इमरान ने कहा तो दूसरी तरफ से एक नंबर बता दिया गया। इमरान ने शुक्रिया अदा किया और फिर पेडल दबा दिया। टून आने पर उसने फिर नंबर डायल करने शुरू कर दिए। सेंट्रल लाइब्रेरी। राब्ता कायम होते ही एक आवाज़ सुनाई दी, मावराई अलूम पर कुतुब किस सेक्शन के तहत रखी गई हैं? इमरान ने पूछा, ऐसा तो कोई सेक्शन नहीं है जनाब। दूसरी तरफ से कहा गया। आप कौन बोल रहे हैं? इमरान ने पूछा। मैं असिस्टेंट लाइब्रेरियन बोल रहा हूँ जनाब। दूसरी तरफ से कहा गया, मुझे ये मालूम करना है कि क्या आपकी लाइब्रेरी में जिन्नात के बारे में किताबें मौजूद हैं या नहीं? इमरान ने कहा। किसके बारे में जनाब? दूसरी तरफ से चौंके हुए लहजे में पूछा गया। जिन्नात के बारे में। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। इसी लम्हे ब्लैक जीरो कॉफ़ी की दो प्यालियां उठाए वापस आ गया। उसने एक प्याली इमरान के सामने रखी और फिर वो अपनी कुर्सी पर जाकर बैठ गया और दूसरी प्याली उसने अपने सामने रख ली। क्योंकि वो इमरान का फिक्रा सुन चुका था, इमरान जिन्नात के बारे में बात कर रहा था, इसलिए उसके चेहरे पर एक बार फिर हैरत के तासुरात उभर आए थे। किस जुबान में जनाब? दूसरी तरफ से पूछा गया। किसी भी जुबान में हो। इमरान ने कहा, मुझे मालूम करना पड़ेगा जनाब। आप 10 मिनट बाद दोबारा फ़ोन कर लें या अपना नंबर मुझे दे दें, मैं खुद फ़ोन करके आपको बता दूंगा। असिस्टेंट लाइब्रेरियन ने कहा, मैं फ़ोन कर लूंगा, शुक्रिया। इमरान ने कहा और रिसीवर रख दिया। क्या आप वाकई संजीदा हैं? ब्लैक जीरो ने हैरत भरे लहजे में कहा। हाँ, मैं इसीलिए तो तुमसे पूछ रहा था कि तुम्हारे पास ज़हनी तवाज़ुन नापने का कोई आला है, क्योंकि जो कुछ मैं तुम्हें बताऊंगा उसे सुनने के बाद तुमने लामहला मेरे ज़हनी तवाज़ुन के बिगड़ने का फैसला सुना देना है। इमरान ने कॉफ़ी की प्याली उठाते हुए कहा, लेकिन ये आपको बैठे बिठाए जिन्नात से क्या दिलचस्पी पैदा हो गई है और क्यों पैदा हो गई है? ब्लैक जीरो ने कहा, सुना है कि जिन औरतें बेहद खूबसूरत भी होती हैं और इंतहाई खिदमत गुजार भी होती हैं। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा तो ब्लैक जीरो बेख्तियार हंस पड़ा। होती होंगी, लेकिन जिन मर्दों के लिए होती होंगी, हम इंसानों के लिए नहीं। ब्लैक जीरो ने कहा, इसका मतलब है कि तुमने मेरे सवाल का जवाब दे दिया कि तुम जिन नहीं हो, इंसान हो। शुक्र है, वरना मुझे तो वाकई खतरा लाहक हो गया था कि कहीं तुम जिन ही ना हो। इमरान ने कहा, आपको किस लिए मुझ पर शक पड़ गया था? ब्लैक जीरो ने कहा, क्योंकि मुझे मालूम हुआ है कि जिन्नात इंसानी रूप में यहाँ हर जगह मौजूद होते हैं, बाजारों में, होटलों में, सड़कों पर। मैंने सोचा कि कहीं दानिश मंजिल में भी ना पहुंच गए हो। इमरान ने जवाब दिया तो ब्लैक जीरो बेख्तियार हंस पड़ा। अच्छा, दिलचस्प मजाक है। ब्लैक जीरो ने हंसते हुए कहा, मजाक नहीं, ये हकीकत है। इमरान ने कहा तो ब्लैक जीरो चौंक पड़ा। हकीकत कैसे हो सकती है? नहीं, ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है। जिन्नात महलूक तो है, लेकिन वो आबादियों में तो नहीं रहते, वीरानों वगैरह में रहते होंगे। ब्लैक जीरो ने कहा, आबादी में भी रहते हैं और वीरानों में भी। मैं अभी एक जिन बस्ती से होकर आया हूँ। इमरान ने कहा तो ब्लैक जीरो एक बार फिर इस तरह से गौर से इमरान को देखने लगा जैसे उसे एक बार फिर शक पड़ गया हो कि सामने बैठा हुआ इमरान क्या वाकई इमरान ही है।
तुम मुझे जिन नज़रों से देख रहे हो इसका मतलब भी मैं समझता हूँ, लेकिन जो कुछ मैं बता रहा हूँ वो भी हकीकत है। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। इमरान साहब, आप वाकई आप इंतहाई दिलचस्प मजाक करने लग गए हैं, ब्लैक ज़ीरो ने कहा। फिर वही मजाक नहीं ब्लैक ज़ीरो, ये मजाक नहीं है। मैं जो कुछ कह रहा हूँ वो दुरुस्त है और अभी तो मैंने बहुत कुछ कहना है। तुम्हें सिफली दुनिया वाला सिलसिला तो याद होगा, तुम इस वक्त भी इसी तरह हैरान हुए थे। इमरान ने कहा, मेरी समझ में तो वाकई कुछ नहीं आ रहा, लेकिन हुआ क्या है आप बताएं तो सही, ब्लैक ज़ीरो ने कहा। तो इमरान ने उसे फ्लैट में अचानक एहताज की आमद से लेकर यहाँ दानिश मंजिल तक पहुँचने की सारी तफसील बता दी। क्या आप वाकई मजाक नहीं कर रहे? ब्लैक ज़ीरो ने दांतों से होंठ चबाते हुए कहा। मैं वाकई मजाक नहीं कर रहा, जो कुछ मुझ पर बीती है वही कुछ बता रहा हूँ। तुम्हें यकीन ना आए तो एहताज की आमद के बारे में सुलेमान से पूछ लो। इसके अलावा मैं सुलेमान के साथ ही बाबा मोहम्मद बख्श के पास गया था, इसकी तफसील भी तुम मुझसे पूछ सकते हो। इस तरह जोसेफ से तुम अफ्रीका के स्याह माबद में कैद होने और फिर वहां से निकलने के बारे में भी मालूमात कर सकते हो, इमरान ने कहा। तो ब्लैक ज़ीरो ने हाथ बढ़ाया और रिसीवर उठा लिया। इमरान की लबों पर मुस्कुराहट उभर आई और फिर ब्लैक ज़ीरो ने नंबर डायल करने शुरू कर दिए। इमरान ने हाथ बढ़ाकर लाउडर का बटन प्रेस कर दिया। राना हाउस राब्ता कायम होते ही जोसेफ की आवाज़ सुनाई दी। जोसेफ, मैं ताहिर बोल रहा हूँ। क्या तुम वाकई इमरान साहब के साथ अगवा होकर अफ्रीका गए थे और वहाँ कैद हो गए थे? ब्लैक ज़ीरो ने कहा। जी हाँ, ये दुरुस्त है, दूसरी तरफ से जोसेफ ने कहा। तो ब्लैक ज़ीरो ने रिसीवर रख दिया। सुलेमान की बात दूसरी है, लेकिन मुझे यकीन है कि जोसेफ मुझसे गलत बात नहीं कर सकता, लेकिन जो कुछ आपने बताया है मुझे वाकई इस पर यकीन नहीं आ रहा। ब्लैक ज़ीरो ने एक तवील सांस लेते हुए कहा। मुझे खुद यकीन नहीं आ रहा था और इस आबादी के बारे में तो अभी तक यकीन नहीं आ रहा, लेकिन बहरहाल जो कुछ मैंने बताया है वो बिल्कुल दुरुस्त है, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। हैरत अंगेज, इंतहाई हैरत अंगेज, ना जाने इस दुनिया में कहाँ कहाँ क्या क्या हो रहा है। ब्लैक ज़ीरो ने एक तवील सांस लेते हुए कहा। हाँ वाकई ये दुनिया हैरत अंगेज चीज़ों से भरी पड़ी है। हमें बहरहाल इस जिन्नाती दुनिया के बारे में कुछ भी मालूम नहीं है। हम मजहबी तौर पर तो जिन्नात के बारे में जानते हैं, लेकिन अमली तौर पर इस बारे में कुछ भी नहीं जानते। हालांकि ये मखलूक हमारे साथ ही रहती है और इंसान की तहलीक से पहले की इस कुराए अर्ज़ पर रहती है, इमरान ने कहा। और इसके साथ ही उसने रिसीवर उठाया और नंबर डायल करने शुरू कर दिए। सेंट्रल लाइब्रेरी राब्ता कायम होते ही वही आवाज़ सुनाई दी। असिस्टेंट लाइब्रेरियन साहब, वो जिन्नात के बारे में किताबों का पता चल गया है, इमरान ने कहा। नहीं जनाब, मैंने पूरी कैटलॉग चेक कर ली है, लेकिन इसमें इस मौजू पर किसी ज़ुबान में भी मुकम्मल और अलहदा किताब मौजूद नहीं है, असिस्टेंट लाइब्रेरियन ने जवाब देते हुए कहा। ओके शुक्रिया, इमरान ने कहा और रिसीवर रख दिया। मेरा ख्याल है कि आप खुद किताब लिखें इस मौजू पर, ब्लैक ज़ीरो ने मुस्कुराते हुए कहा। कौन यकीन करेगा इस पर? हर पढ़ने वाला यही समझेगा कि लिखने वाले ने बेहयाली में बातें की हैं, उनके पास हकीकत परखने का कोई जरिया नहीं होगा, इमरान ने कहा। और ब्लैक ज़ीरो ने इस्बात में सर हिला दिया। आपकी बात दुरुस्त है, मुझे अब भी यही महसूस हो रहा है कि आप मजाक कर रहे हैं और अभी आप हंस पड़ेंगे, ब्लैक ज़ीरो ने कहा। और इमरान वाकई हंस पड़ा। मुझे वाकई ये सोचकर हंसी आ रही है कि अगर मैं सर सुल्तान और सरदावर को ये सब कुछ बताऊं तो मुझे यकीन है कि वो मुझे फौरन किसी पागलखाने में ज़बरदस्ती दाखिल करवा देंगे, इमरान ने कहा। तो ब्लैक ज़ीरो बेख्तियार हंस पड़ा। फिर आपने क्या सोचा है? क्या आप इस कंटेला के खिलाफ काम करेंगे? ब्लैक ज़ीरो ने हंसते हुए पूछा। जाहिर है करना पड़ेगा, पहले इनकार किया था, उसका नतीजा मैं भुगत चुका हूँ, इमरान ने कहा। लेकिन ये सोच लें कि इस मिशन का चेक आपको एहताज से ही लेना पड़ेगा, ब्लैक ज़ीरो ने मुस्कुराते हुए कहा। वो क्यों? मिशन तो मैं करूँ पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस का, और चेक मैं दूसरों से लूँ, इमरान ने कहा। पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस का ये मिशन कैसे हो गया? ब्लैक ज़ीरो ने मुस्कुराते हुए कहा। अहनूफ कबीला पाकिस्तानी है और फिर मुसलमान है, क्या हम पाकिस्तान में रहने वाले इंसानों के लिए काम नहीं करते? इमरान ने इस बार संजीदा लहजे में कहा। इंसान तो पाकिस्तानी शहरी होते हैं, अब ये जिन तो जाहिर है शहरी नहीं है, ब्लैक ज़ीरो ने कहा। क्यों नहीं है? जो पाकिस्तान में रहता है वो पाकिस्तान का शहरी है और इसकी हिफाजत हमारा फ़र्ज है। और यहाँ तो मसला बहुत अहम है, पाकिस्तानी जिन्नों को गैर मुस्लिम बनाए जाने या हमेशा के लिए फना की जाने की साजिशें की जा रही हैं, इसीलिए तो ये बराह रास्त पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस का केस है, इमरान ने कहा। तो ब्लैक ज़ीरो बेख्तियार हंस पड़ा। इस केस में क्या आप पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस को भी शामिल करेंगे? ब्लैक ज़ीरो ने कहा। चलो तुमने मेरी बातों को हकीकत तस्लीम कर लिया है, लेकिन बाकी मेंबर्स तो मुझे फौरन पागलखाने पहुंचा देंगे, इमरान ने कहा। हो सकता है वो मुझसे और आपसे ज़्यादा जिन्नात के बारे में जानते हों, आखिर रूहानी दुनिया के बारे में भी तो वो हमसे ज़्यादा जानते थे कि उन्होंने इस सब्ज़ी फरोश से मिलकर जूलिया को बरामद करा लिया था, ब्लैक ज़ीरो ने कहा। हाँ ऐसा हो सकता है, लेकिन अभी मैं तो फैसला कर लूँ कि मुझे क्या करना चाहिए। सैयद चिराग शाह साहब की वापसी में तो अभी काफ़ी देर है, इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना इस दौरान इस अलकैद साहब से ही
دو دو ہاتھ ہو جائے، عمران نے کہا مطلب ہے کہ آپ مصر جائیں گے؟ بلیک زیرو نے کہا ظاہر ہے وہیں جانا پڑے گا، عمران نے کہا لیکن اس سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی فون کی گھنٹی بج اٹھی اور عمران نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ X2 عمران نے مخصوص لہجے میں کہا سلیمان بول رہا ہوں صاحب ہیں یہاں، دوسری طرف سے سلیمان کی آواز سنائی دی۔ کیا بات ہے سلیمان؟ حیریت؟ اس بار عمران نے اپنی اصل آواز میں کہا ٹائیگر کا فون آیا تھا صاحب، اس کا کہنا ہے کہ اس نے آپ سے انتہائی ضروری بات کرنی ہے، میں نے اسے کہہ دیا ہے کہ میں آپ کو تلاش کر کے بتاتا ہوں۔ سلیمان نے کہا ٹھیک ہے میں کر لیتا ہوں بات، عمران نے کہا اور ریسیور رکھ کر اس نے ٹرانسمیٹر اپنی طرف کھسکایا اور تیزی سے اس پر ٹائیگر کی مخصوص فریکوینسی ایڈجسٹ کرنا شروع کر دی۔ ہلو ہلو علی عمران کالنگ اوور، عمران نے فریکوینسی ایڈجسٹ کرتے ہی ٹرانسمیٹر آن کرتے ہوئے کہا ٹائیگر سپیکنگ باس اوور، چند لمحوں بعد ٹائیگر کی آواز سنائی دی۔ تم نے سلیمان کو فون کیا تھا، کیا بات ہے اوور؟ عمران نے پوچھا۔ باس مصر سے ایک یہاں پارٹی آئی ہوئی ہے، وہ آپ کو ہلاک کرانا چاہتی ہے، اس نے یہاں کے ریجنٹ کلب کے مالک جیکی سے سودا کیا ہے اور بہت بڑی اور بھاری رقم کا سودا ہوا ہے، جیکی کے آدمی اس وقت آپ کے فلیٹ کی نگرانی میں مصروف ہیں اوور، ٹائیگر نے کہا۔ تمہیں کیسے معلوم ہوا ہے اوور؟ عمران نے پوچھا۔ میں کار میں آپ کے فلیٹ کے سامنے سے گزر رہا تھا کہ اچانک کچھ دیر کے لیے ٹریفک رک گئی کیونکہ ایک ٹرالر پھنس گیا تھا، پھر اچانک میری نظر جیکی گروپ کے ایک آدمی پر پڑ گئی جو آپ کے فلیٹ کی نگرانی کر رہا تھا، پھر میں نے خصوصی طور پر چیکنگ کرائی تو مجھے 4 آدمی اور بھی نظر آ گئے، جس پر میں ریجنٹ کلب چلا گیا، وہاں میرا ایک آدمی موجود ہے، اس سے ہی معلومات ملی تھی، پھر میں نے فلیٹ پر فون کیا تھا اوور، ٹائیگر نے کہا۔ وہ پارٹی کہاں ہے جو مصر سے آئی ہے اوور؟ عمران نے کہا وہ ریجنٹ کلب میں ہی ٹھہری ہوئی ہے، اس کا نام عاطف معلوم ہوا ہے اور یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ وہ مصر کا بہت بڑا گینگسٹر ہے اوور، ٹائیگر نے کہا۔ کیا تم اس عاطف اور جیکی دونوں کو اغوا کر کے رانا ہاؤس پہنچا سکتے ہو یا میں جوزف اور جوانوں کو تمہارے پاس بھجواؤں اوور؟ عمران نے کہا آپ صرف جوانوں کو بھجوا دیں، ایک کو وہ لے آئے گا اور ایک کو میں لے آؤں گا اوور، ٹائیگر نے کہا۔ تم اس وقت کہاں ہو اوور؟ عمران نے پوچھا۔ ریجنٹ کلب سے ہی بات کر رہا ہوں باس اوور، ٹائیگر نے جواب دیا۔ اوکے میں جوانوں کو بھجوا رہا ہوں اوور اینڈ آل، عمران نے کہا اور ٹرانسمیٹر آف کر کے اس نے ریسیور اٹھایا اور نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ رانا ہاؤس رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے جوزف کی آواز سنائی دی۔ عمران بول رہا ہوں جوزف، جوانا سے بات کراؤ، عمران نے کہا۔ یس باس، دوسری طرف سے کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی ریسیور علیحدہ میز پر رکھنے کی آواز سنائی دی۔ ہلو جوانا بول رہا ہوں ماسٹر، تھوڑی دیر بعد جوانا کی آواز سنائی دی۔ جوانا تم نے ریجنٹ کلب دیکھا ہوا ہے؟ عمران نے کہا یس ماسٹر، دوسری طرف سے جوانا نے جواب دیتے ہوئے کہا تم کار لے کر ریجنٹ کلب جاؤ، وہاں ٹائیگر موجود ہے، ٹائیگر نے بھی مجھے بتایا ہے کہ مصر سے کوئی آدمی عاطف نامی ریجنٹ کلب آیا ہے اور اس نے ریجنٹ کلب کے مالک جیکی سے میرے قتل کی بکنگ کی ہے، یہ آدمی وہی ریجنٹ کلب میں ہی ٹھہرا ہوا ہے، میں چاہتا ہوں کہ تم ٹائیگر کے ساتھ مل کر اس جیکی اور مصری آدمی عاطف دونوں کو اغوا کر کے رانا ہاؤس لے آؤ، عمران نے کہا یس ماسٹر، دوسری طرف سے جوانا نے جواب دیا۔ ریسیور جوزف کو دو، عمران نے کہا یس باس، جوزف کی آواز سنائی دی۔ جوزف، جب جوانا اور ٹائیگر دونوں آدمیوں کو لے کر رانا ہاؤس پہنچ جائیں تو تم نے مجھے اطلاع دینی ہے خصوصی نمبروں پر، عمران نے کہا۔ یس باس، دوسری طرف سے کہا گیا اور عمران نے ریسیور رکھ دیا۔ آپ نے خصوصی نمبروں کا حوالہ شاید جوانا کی وجہ سے دیا ہے، بلیک زیرو نے کہا۔ ہاں ہو سکتا ہے کہ جوانا ساتھ ہی کھڑا ہو، عمران نے کہا۔ وہ جو آپ کے فلیٹ کی نگرانی کر رہے ہیں ان کا کیا کرنا ہے؟ بلیک زیرو نے کہا کرتے رہیں نگرانی، جیکی آ جائے گا تو اس سے میں انہیں کال کروا کر واپس بھجوا دوں گا، عمران نے جواب دیا۔ اس مصری کی آمد سے تو یہی پتہ چلتا ہے کہ یہ اس الگیس کا آدمی ہوگا، بلیک زیرو نے کہا۔ ہاں یہی بات تو میں اس سے معلوم کرنا چاہتا ہوں، عمران نے کہا اور بلیک زیرو نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ پھر تقریباً 1 گھنٹے بعد فون کی گھنٹی بج اٹھی اور عمران نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ X2 عمران نے مخصوص لہجے میں کہا جوزف بول رہا ہوں، باس کو اطلاع کر دیں کہ ان کے مطلوبہ آدمی پہنچ چکے ہیں، جوزف نے کہا۔ اوکے، عمران نے اسی طرح مخصوص لہجے میں جواب دیا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ جوانا فون کے قریب ہی ہوگا، اس لیے جوزف نے براہ راست بات نہیں کی اور پھر عمران نے ریسیور رکھا اور کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ تھوڑی دیر بعد اس کی کار رانا ہاؤس پہنچ چکی تھی، وہاں ٹائیگر بھی موجود تھا۔ کوئی پرابلم تو نہیں ہوا انہیں لانے میں؟ عمران نے ٹائیگر سے پوچھا۔ نہیں باس، اتفاق سے یہ دونوں ہی کلب کے نیچے دفتر میں اکٹھے ہی موجود تھے، اسی لیے میں جوانا کے ساتھ خفیہ راستے سے گیا اور ان دونوں کو گیس سے بے ہوش کر کے خاموشی سے عقبی راستے سے ہی نکال لایا، ٹائیگر نے جواب دیا۔ کیا تم ان کے سامنے جاؤ گے؟ عمران نے ٹائیگر سے پوچھا۔ اگر آپ اسے زندہ چھوڑنے کا فیصلہ کریں تو پھر میں ماسک میک اپ کر لوں، ٹائیگر نے کہا۔ ابھی کچھ کہا نہیں جا سکتا، بہرحال تم ماسک میک اپ کر لو، عمران نے کہا اور تیز تیز قدم اٹھاتا وہ بلیک روم کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ وہاں جوزف موجود تھا اور وہ دونوں بھی وہاں موجود تھے اور کرسیوں پر دونوں رارس میں جکڑے بے ہوشی کے عالم میں موجود تھے۔ ان دونوں کی گردنیں ڈلگی ہوئی تھیں، ان میں سے ایک جو ورزشی جسم کا نوجوان تھا وہ مصری ہی تھا جبکہ دوسرا مقامی تھا۔ اس مقامی کو پہلے ہوش میں لے کر آؤ، عمران نے کہا۔ تو
जवाना ने हाथ में पकड़ी हुई एक शीशी का ढक्कन हटाया और शीशी का दहाना उस मुकामी आदमी की नाक से लगा दिया। वो शीशी शायद पहले ही अलमारी से उठा चुका था। चंद लम्हों बाद उसने शीशी हटाई और उसका ढक्कन बंद कर दिया और फिर पीछे हटाया। इसी लम्हे टाइगर मास्क मेकअप करके ब्लैक रूम में दाखिल हुआ। बैठो, इमरान ने कहा तो टाइगर इमरान के साथ वाली कुर्सी पर बैठ गया। इसी लम्हे जैकी ने कराहते हुए आंखें खोल दी। पहले चंद लम्हों तक तो उसकी आंखों में धुंध सी छाई रही, फिर शौर की चमक उभर आई और इसके साथ ही उसने बेख्तियार उठने की कोशिश की, लेकिन जाहिर है रार्ट्स में झगड़ा होने की वजह से वो सिर्फ कसमसा कर ही रह गया। ये क्या है, मैं कहाँ हूँ? जैकी ने हैरत भरे लहजे में कहा और फिर उसकी नजरें सामने बैठे हुए इमरान पर जम गईं और इसके साथ ही उसके चेहरे पर हैरत के तासुरात उभर आए। तुम मुझे पहचानते हो जैकी? इमरान ने उसके चेहरे पर उभरने वाले हैरत के तासुरात देखते हुए कहा। हाँ, तुम अली इमरान हो, सेंट्रल इंटेलिजेंस के सुपरिटेंडेंट फयाज के दोस्त। लेकिन ये मैं कहाँ हूँ और ये तुमने मुझे इस तरह क्यों झगड़ा हुआ है? जैकी ने इस बार संभले हुए लहजे में कहा। तुमने इस मिस्री गैंगस्टर आतिश से भारी रकम लेकर मेरे कत्ल की बुकिंग की है और तुम्हारे आदमी इस वक्त भी मेरे फ्लैट की निगरानी कर रहे हैं, जबकि तुम मुझे जानते हो। तो फिर तुमने ये हरकत क्यों की है? इमरान ने सर लहजे में कहा। नहीं नहीं, ये गलत है, मैंने ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की, जैकी ने कहा, लेकिन उसके लहजे का खोखलापन नुमाया था। ये मिस्री जिसका नाम आतिश है, ये कौन है और तुम्हारा कब से वाकिफ है? इमरान ने कहा। कौन आतिश? मैं तो किसी को नहीं जानता। जैकी ने कहा। सुनो, अगर तुम अपने आदमियों को वापस भिजवा दो तो मैं तुम्हें माफ कर सकता हूँ, वरना तुम्हारे जिस्म की एक एक हड्डी भी तोड़ी जा सकती है। इमरान ने सर्द लहजे में कहा। क्या क्या तुम मुझे वाकई छोड़ दोगे? जैकी ने हिचकिचाते हुए कहा। हाँ, क्योंकि तुमने कोई जुर्म नहीं किया, अभी सिर्फ जुर्म की मंसूबाबंदी हुई है। इमरान ने जवाब दिया। ठीक है, मैं अपने आदमियों को भिजवा देता हूँ और साथ ही ये वादा भी करता हूँ कि मैं आइंदा तुम्हारे खिलाफ कोई काम नहीं करूँगा, जैकी ने कहा। किस तरह कॉल करोगे अपने आदमियों को? इमरान ने पूछा। मैं अपने असिस्टेंट रोडनी को कह देता हूँ, वो उन्हें बुलवा लेगा, जैकी ने कहा। क्या नंबर है तुम्हारे असिस्टेंट का? इमरान ने पूछा तो जैकी ने एक नंबर बता दिया। इमरान ने मेज पर पड़ा हुआ कार्डलेस फोन पीस उठाया और उसे ऑन करके उसने जैकी के बताए हुए नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए और साथ ही लाउडर का बटन भी ऑन करके उसने फोन पीस जवाना की तरफ बढ़ा दिया और जवाना ने फोन पीस जैकी के कान से लगा दिया। यस, एक मर्दाना आवाज़ सुनाई दी। रोडनी, मैं जैकी बोल रहा हूँ, जैकी ने कहा। ओ बॉस, आप अचानक कहाँ चले गए हैं? मैं तो आपके बारे में परेशान था, दूसरी तरफ से कहा गया। मैं एक ज़रूरी काम की वजह से चला गया था। सुनो, इमरान के फ्लैट की निगरानी करने वालों को वापस बुलवा लो, मैंने ये मिशन कैंसिल कर दिया है। जैकी ने कहा। कैंसिल कर दिया है बॉस? वो क्यों? दूसरी तरफ से हैरत भरे लहजे में कहा गया। ये बाद में बताऊंगा, मैंने जो कहा है वो करो, जैकी ने सर लहजे में कहा। यस बॉस, दूसरी तरफ से कहा गया तो जवाना ने फ़ोन पीस हटाकर उसे ऑफ कर दिया और फिर वापस मेज़ पर रख दिया। हाँ, अब ये बताओ कि ये आतिश कौन है और तुम्हारा किस तरह से वाकिफ़ है? क्या तुम मिस्र आते जाते रहते हो? इमरान ने कहा। हाँ, मेरा बिजनेस मिस्र में भी है, मुझे वहाँ जाना पड़ता है। ये आतिश वहाँ का बहुत बड़ा गैंगस्टर है, इसकी तंजीम शराब और असलहे की स्मगलिंग में मिस्र की सबसे बड़ी तंजीम है। ये मेरा कारोबारी दोस्त है, उसे किसी ने तुम्हारे कत्ल का मिशन दिया तो ये यहाँ मेरे पास आ गया, जैकी ने जवाब देते हुए कहा। उसने क्या बताया है तुम्हें कि वो मुझे क्यों कत्ल कराना चाहता है? इमरान ने पूछा। मैंने पूछा था, उसने बताया कि मिस्र की किसी बहुत बड़ी शख्सियत ने ये मिशन उसे दिया है। इससे ज़्यादा ना उसने बताया और ना मैंने पूछा। अलबत्ता उसने कहा था कि मिशन हर सूरत में कामयाब होना चाहिए, इसके लिए चाहे मुझे सैकड़ों आदमियों को क्यों ना हलाक करना पड़े। चुनांचे मैंने फैसला किया था कि जैसे ही तुम फ्लैट पर जाओगे, मेरे आदमी इस फ्लैट को ही मिसाइल गनों से उड़ा देंगे, जैकी ने कहा। क्या तुमने और तुम्हारे आदमियों ने तस्दीक की थी कि मैं फ्लैट में मौजूद हूँ या नहीं? इमरान ने कहा। हाँ, मैंने सेंट्रल इंटेलिजेंस के एक इंस्पेक्टर से तुम्हारा फ़ोन नंबर लिया था और मैंने फिर वहाँ खुद फ़ोन किया। वहाँ से तुम्हारे बावर्ची सुलेमान ने फ़ोन अटेंड किया और उसने बताया कि तुम वहाँ मौजूद नहीं हो, जैकी ने जवाब दिया। किस इंस्पेक्टर ने नंबर बताया था तुम्हें? इमरान ने कहा। इंस्पेक्टर राशिद ने, वो सुपरिटेंडेंट फयाज का खास आदमी है, जैकी ने जवाब देते हुए कहा। जवाना, अब इस आतिश को होश में लेकर आओ, इमरान ने कहा। तो जवाना ने हाथ में पकड़ी हुई शीशी का ढक्कन हटाया और आगे बढ़कर उसने शीशी का दहाना आतिश की नाक से लगा दिया। चंद लम्हों बाद उसने शीशी हटाई और उसका ढक्कन बंद करके उसने वापस उसे जेब में डाल लिया। थोड़ी देर बाद आतिश ने भी कराहते हुए आंखें खोल दी। पहले तो उसकी आंखों में धुंध सी छाई रही, फिर शऊर की चमक उभर आई और उसने पूरी तरह होश में आते ही बेख्तियार उठने की कोशिश की, लेकिन जाहिर है रार्ट्स में झगड़ा होने की वजह से वो सिर्फ कसमसा कर रह गया। ये मैं कहाँ हूँ, तुम कौन हो? आतिश ने कहा और इसके साथ ही उसने गर्दन घुमाई तो साथ मौजूद जैकी को देखकर वो बेख्तियार चौंक पड़ा। सुनो आतिश, मेरा नाम अली इमरान है, तुमने मेरे कत्ल के लिए जैकी को बुक किया था ना? इमरान ने कहा। तो आतिश बेख्तियार चौंक पड़ा, उसके चेहरे पर हैरत के तासुरात उभर आए थे। इसका मतलब है कि जैकी ने गद्दारी की है, अचानक आतिश ने गर्राए हुए लहजे में कहा। अगर उसने गद्दारी की होती तो ये खुद भी
یہاں اس حالت میں موجود نہ ہوتا۔ بہرحال تم یہ بتاؤ، کیا میرے قتل کے لیے تمہیں الکیس نے کہا ہے؟ عمران نے کہا تو آتش بے اختیار اچھل پڑا۔ تم الکیس کو جانتے ہو؟ آتش نے بری طرح گڑبڑائے ہوئے لہجے میں کہا۔ ہاں میں جانتا ہوں، اس کا تعلق شیطان سے ہے، عمران نے جواب دیا۔ وہ تو بہت بڑی شخصیت ہے، لاکھوں سالوں سے زندہ ہے، اس کے پاس لاکھوں خوفناک شکتیاں ہیں، وہ تو ایک لمحے میں پوری دنیا کو اپنے ایک اشارے پر زیر و زبر کر سکتا ہے، پورے مصر پر اس کا قبضہ ہے، آتش نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اس کے باوجود اس نے مجھ جیسے عام آدمی کے لیے تمہاری خدمات حاصل کی ہیں، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ اس نے کہا تھا کہ تمہاری پشت پر روشنی کی طاقتیں ہیں، اور جس طرح تم نے مجھے پکڑا ہے اور جس طرح تم نے باتیں کی ہیں، اس سے مجھے بھی اس کی بات پر یقین آ گیا ہے، لیکن یہ بتا دوں کہ تم بچ نہیں سکو گے، تم کس کس کو پکڑو گے اور کس کس سے بچو گے، اس سے شاید ابھی تک میری گرفتاری کا علم نہیں ہوا، ورنہ اب تک تو میں آزاد ہو چکا ہوتا۔ آتش نے کہا، کیا وہ خود بھی تمہارے ساتھ پاکیزیہ آیا ہوا ہے؟ عمران نے اس کی بات سن کر چونکتے ہوئے کہا۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ۔